पढ़ाया गया था, संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद की क्या विशेषता है? संरचनावाद में समाज महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है? समाज महत्वपूर्ण नहीं है। समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जो जीन पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद था वो कहता है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह संरचना को बदल सकता है। ठीक है, वह क्या है, संरचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र है, वो संरचना को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है। लेकिन इसी के विरोध के फलस्वरूप संरचनावाद का उदय हुआ। ठीक है, और संरचनावादियों ने ये क्या कहा कि व्यक्ति पर भी संरचना का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति बाध्यकारी है, वो कोई स्वतंत्र कार्य अपना नहीं कर सकता। ठीक है, उसे विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो संरचनावाद, और मैंने बताया था कि भाषाई संरचनावाद के जनक कौन है? सोच रहे, अगर मानव विज्ञानी संरचनावादी का जनक पूछे तो मानववादी संरचनावाद के जनक कौन है? स्ट्रॉस। ठीक है, तो इसी कड़ी में संरचनावाद की लिस्ट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्या? एंथनी गिडेंस। तो गिडेंस जैसा कि उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं गिडेंस। ठीक है, उनका फेमस सिद्धांत कौन सा है? संरचनाकरण का सिद्धांत। ठीक है, संरचनाकरण का सिद्धांत। तो संरचनाकरण के सिद्धांत में इन्होंने यही कहा है, वे ड्यूलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ड्यूलिटी, द्वयात्मकता। द्वयात्मकता कि समाज में संरचना और कर्ता दोनों महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के मतलब पे निर्भर है दोनों लोग। ठीक है, संरचना व्यक्ति को प्रभावित करती है और व्यक्ति संरचना को प्रभावित करती है। तो इस संरचनावाद से ही रिलेटेड होकर ये संरचनाकरण की अवधारणा भी है। तो संरचनाकरण क्या है? संरचनाकरण साधारण शब्दों में कोई संरचना बने, बिगड़े, पुनः बने और फिर बिगड़े। तो संरचना के पुनः बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है? हाँ, संरचनाकरण। और इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण है, संरचना भी और व्यक्ति। तो आप लिखिए, गिडेंस के अनुसार संरचनाकरण गिडेंस के अनुसार संरचनाकरण संरचना के बनने, बिगड़ने, पुनः बनने की प्रक्रिया है। संरचना में ऐसे लिखिए, सॉरी, ठीक है। संरचनाकरण के सिद्धांत में गिडेंस ने ड्युअलिटी, द्वयात्मकता की बात की है। अर्थात किसी समाज के लिए संरचना और व्यक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। संरचना और व्यक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए, संरचनाकरण में ही गिडेंस ने सामाजिक क्रिया को एजेंसी कहा और कर्ता के लिए एजेंट शब्द का प्रयोग किया।
ठीक है। गिडेंस ने सामाजिक क्रिया के लिए एजेंसी शब्द और कर्ता के लिए एजेंट शब्द का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक क्रिया के लिए एजेंसी शब्द का प्रयोग किया और मतलब कर्ता के लिए एजेंट शब्द का प्रयोग किया। और आपको ये भी जानकारी रखना है, ध्यान में रखना है कि एजेंट की अवधारणा पार्सन्स ने भी दी है। अगर क्वेश्चन में आ जाए जिसमें गिडेंस का ऑप्शन ना हो तो अभिकर्ता की अवधारणा या एजेंट की अवधारणा और किस विद्वान ने दी है तो किसका नाम आएगा? पार्सन्स का। ठीक है, पार्सन्स ने भी इसकी अवधारणा दी है। और आपके क्वेश्चनों में पूछता भी है कि जो किसी समाज की संरचना में क्या महत्वपूर्ण है, संरचना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है? तो दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे, क्योंकि गिडेंस क्या है? उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। तो उत्तर आधुनिकता से पहले, समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? आधुनिकता क्या है। तो आधुनिकता किसे कहेंगे? आधुनिकता, आधुनिकता के बारे में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। आधुनिकता जिसे पार्सन्स के अनुसार मूल्यों की गठरी है। आधुनिकता क्या है? मूल्यों की गठरी है। रिडजर कहते हैं आधुनिकता बुद्धि संगतता है। यदि हम क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड से भोजन कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? आधुनिकता है। ठीक है, वहीं हमारे झिंगुट बोमैन का कहते हैं कि आधुनिकता क्या है? एक विध्वंसक समाज है, हमें पतन की ओर ले जा रही है। और गिडेंस क्या कहते हैं आधुनिकता के बारे में? नहीं, आधुनिकता क्या है? एक बेलगाम घोड़ा, या कह सकते हैं कि रनवे सोसाइटी। ठीक है, और उलरिच बेक क्या कहते हैं कि आधुनिकता क्या है? आधुनिकता खतरे की घंटी भी है, या रिस्क सोसाइटी। रिस्क सोसाइटी की बात कौन करता है? उलरिच बेक। हम कह सकते हैं कि आधुनिकता जो है, ठीक है, जब समाज परंपरागत समाज से औद्योगिक समाज की ओर प्रवेश करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिकता कहते हैं। या योगेंद्र सिंह ने भी कहा है कि जब आधुनिक समाज, जब हमारे विचारों में आधुनिकता, या हम विचारों से आधुनिक होते हैं, वो क्या है? आधुनिकता है। जब हमारे विचारों में मतलब आधुनिक मूल्य आते हैं, या हमारे मूल्यों का आधुनिकीकरण होते हैं, तो क्या है? वो आधुनिकता है। जिसे विचारों का नवीनीकरण एक तरह से आधुनिकता है। ठीक है, तो ये आधुनिकता की विभिन्न प्रकार की डिफिनेशन है। और उत्तर आधुनिकता के बारे में आप जाएंगे तो उत्तर आधुनिकता में फूको, देरिडा का विखंडन और बॉडीलार्ड का सिमुलेशन, ठीक है, ये आता है उत्तर आधुनिकता में। ठीक है, तो गिडेंस में उत्तर, मैंने कई बार उसको आपको बताया है कि एथेनो गिडेंस जैसे बेलगाम घोड़ा, या आधुनिकता एक तरह का जगरनाट है। आधुनिकता क्या है? एक तरह का जगरनाट। ठीक, भारी भरकम इंजन है जो सरपट दौड़ता है और उसके पीछे जो डब्बे लगे हैं उसकी वो परवाह नहीं करता। तो समाज को किस दिशा की तरफ ले जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो उनकी अवधारणाओं में, गिडेंस की अवधारणाओं में, कि आधुनिकता एक रनवे सोसाइटी है। ठीक है, और उन्होंने विलंबित शब्द का यूज किया था, पछेती आधुनिकता। पछेती आधुनिकता किसे कहेंगे? पछेती आधुनिकता, लेट मॉडर्निटी। लेट मॉडर्निटी, इसको लिख लीजिए, लेट मॉडर्निटी, पछेती आधुनिकता। पछेती आधुनिकता, एक मिनट। जब हम आधुनिकता के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक होने लगते हैं, जब हम आधुनिकता के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक होने लगते हैं, तो ये क्या कहलाती है? पछेती आधुनिकता। और पछेती आधुनिकता शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? एंथोनी गिडेंस। अच्छा ठीक है, एंथोनी गिडेंस। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो गिडेंस ने बताया है कि आधुनिकता एक क्या है? रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। रिफ्लेक्सिव सोसाइटी, आधुनिकता क्या है? रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। यानी आधुनिकता क्या है? एक प्रतिबिंबित समाज है। क्या है?
प्रतिबिंबी समाज। जैसे कि हमारे मार्शल मैकलुहान कहते हैं वैश्विक गांव, जिसे क्या कहते हैं वैश्विक गांव। वैश्विक गांव की अवधारणा किसकी है? मार्शल मैकलुहान। आज दो विभिन्न देशों के गांव में समरसता पाई जाती है, खान पान वेशभूषा ये पाई जा सकती है। किसी का कहा ग्लोबल विलेज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव सोसाइटी, मतलब जो समाज का रहन सहन है, बोलचाल है या खान पान है, उसके लक्षण हम किसी दूसरे देश के भी उस गांव में उस समाज में देख सकते हैं। ठीक है, यानी आधुनिक समाज एक रिफ्लेक्सिव सोसाइटी है, प्रतिबिंबित समाज है। ठीक है, ये मैटर है। और एक हमारा जो संबंध है, संबंधों का क्या हो गया है? विस्थापन। गिडेंस के अनुसार क्या है? हमारे संबंधों का क्या है? विस्थापन हो गया है। ये भी एक आधुनिकता का एक बड़ा लक्षण है। संबंधों में विस्थापन का होना आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। विस्थापन किसे कहेंगे? गिडेंस। संबंधों का विस्थापन आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। आज जो हमारे संबंध हैं एक स्थान विशेष के दायरे में नहीं है। आज आपको शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे आप, विदेश से सामान मंगाएंगे। इलाज कराना हो तो विदेशी डॉक्टर से आप इलाज करा सकते हैं, ठीक है। या ऑनलाइन क्लास हो, ठीक, घर बैठे आप कहीं दूर से इलाहाबाद या विदेश से भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो आज हमारे जो दायरे हैं क्या है? बढ़ गए हैं। तो संबंधों का विस्थापन। और एक बात और याद रखनी है कि गिडेंस ने कहा है समय और दूरी की पृथकता की बात करते हैं। समय और दूरी की पृथकता की बात करते हैं। और समय और दूरी पृथकता को ही हार्वे ने क्या कहा है? समय और दूरी का सिकुड़ना। ये अवधारणा किसकी है? हार्वे की। ये आपको इतना आ गया, ठीक है। चलिए, गिडेंस में ये सब चीजें हैं। इन्होंने ये आधुनिकता के लक्षण में आप इसको रखेंगे कि जैसे संबंधों में विस्थापन, समय और दूरी का सिकुड़ना या पृथकता, ठीक है। और एक ये है पछेती आधुनिकता। और एक लक्षण है इसका आपका पहचान का संकट या अस्तित्व का संकट। आज अस्तित्व की समस्या, आज हमारी जो पहचान है वो खतरे में है। आज आदिवासी जो पहचान वो नहीं रह गई है, उसकी वेशभूषा चेंज हो गई है, वाणी चेंज हो गई है। तो आज पहचान की संकट भी क्या है? आधुनिकता का एक लक्षण है। आज कैरियर के रास्ते आपको चुनौती दे रहे हैं। कैरियर के रास्ते आपको चुनौती दे रहे हैं। तो ये इनका एक लाइन अगर आ भी सकता है, ये कैरियर के रास्ते चुनौती दे रहे हैं, किसका कथन है? किसका? एंथनी गिडेंस का। और फिर इनकी आधुनिकता के सबसे बड़ा लक्षण ये क्या बताए हैं? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। तो प्लास्टिक कामुकता क्या है? जो दो कामुकता के बारे में हम जानते हैं, ये कामुकता है फिक्स्ड सेक्सुअलिटी। उसका ये मतलब है कि ये प्रजनन पे आधारित है, रिप्रोडक्शन पे आधारित है। लेकिन आज की जो धारणा है, आज विमर्श बदल चुका है। आज ये प्लेजर पे आधारित है। तो ये बड़ा लक्षण है इसका। अब उसमें चाहे मल्टी रिलेशनशिप हो, चाहे लेट मैरिज हो, या विवाह संस्था को ही हम संदेह की दृष्टि से देखें, विवाह संस्था को ही संदेह की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, ठीक है। और परिवार नियोजन, प्रोटेक्शन आदि या गर्भधारण की गोलियां, ये सब का जो यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, इसके अंतर्गत आएगा। या होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। ये सब चीज किसमें आएगी? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में। जो मानक पहले थे वो अब बदल गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी ये भी इसका एक आधुनिकता का एक लक्षण है, ठीक है। तो गिडेंस के अनुसार ये सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, ठीक। रन अवे सोसाइटी, विलंबित पूंजीवाद, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, और एक अवधारणा इनकी क्या है? डबल हाइमेनेटिक, ठीक है। दोहरा निर्वचन। क्या है? दोहरा निर्वचन। दोहरा निर्वचन क्या है? किसे हम दोहरा निर्वचन कहेंगे? नहीं, अगर हम एक मतलब प्राकृतिक विज्ञानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, तो हम किसी घटना का अध्ययन कैसे करते हैं? वो सिंगल हर्मेनेटिक है, क्योंकि हम घटना का अध्ययन कर रहे हैं या जिस मटेरियल का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी खुद की चेतना नहीं होती है। वो अपने बारे में बता नहीं सकते हैं। आप जो उसके बारे में अनुमान लगाते हैं वही आप उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन जब हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन जो होता है वो टू वे का होता है।
प्राकृतिक विज्ञानी जो घटनाओं का अध्ययन करता है वो उसका अध्ययन वन वे होता है, उनकी खुद की चेतना नहीं होती। लेकिन जब समाजशास्त्री किसी घटना का अध्ययन करता है तो उसका अध्ययन टू वे होता है। एक तो समाजशास्त्री जो शोध है, जो शोध कर रहा है, उसकी चेतना होती है उस घटना के बारे में, और दूसरा जो मतलब उसका एक तरह से जिस पर वो शोध कर रहा है, जो हमारी विषय वस्तु है, उसकी खुद अपनी एक चेतना होती है, तो वो एक शोध को नया निष्कर्ष देता है। दोनों की चेतनाओं से मिलकर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? डबल हर्मेटिक। तो इसी को सोक्रेल सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोक्रेल सिद्धांत। कहीं कहीं दिया रहेगा डबल हर्मेटिक का उदाहरण किसकी है, या फिर सोक्रेल सिद्धांत किसका है? एंथोनी गिडेंस। और गिडेंस में एक महत्वपूर्ण बात आपको ड्यूलिटी की याद रखनी है, क्योंकि संरचना और व्यक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। ड्यूलिटी की यही बात है, संरचना और व्यक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा? संरचनाकरण किसे कहते हैं? संरचनाकरण में कोई संरचना बनती है, बिगड़ती है, पुनः बनती है। जैसे आज फैमिली का स्ट्रक्चर संयुक्त परिवार है, फिर वो एक परिवार में तब्दील हुआ, फिर आगे क्या पता हो सकता है कि फिर संयुक्त परिवार की तरफ हम लोग बढ़े, एक परिवार के दुष्परिणामों को देखते हुए फिर से हम संयुक्त परिवार की तरफ जा सकते हैं। फिर संरचना बनती और बिगड़ती, यही संरचनाकरण है। ठीक है, तो ड्यूलिटी में हमारे समाज में दोनों का महत्वपूर्ण रोल है, समाज का भी और मतलब व्यक्ति का भी, या संरचना या व्यक्ति का भी। ठीक है, और आपको यह याद रखना है कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, समाज या संरचना व्यक्ति को बाध्य करती है अपने अनुसार से चलने की, और ये संरचना भी स्वतंत्र नहीं है, व्यक्ति अपने विमर्श की शक्ति से संरचना को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो संरचना बनेगी, बिगड़ेगी, तो क्या कहलाएगा? संरचनाकरण कहलाएगा। तो और गिडेंस में और कोई अवधारणा है जो आपको ना आती हो? गिडेंस से मुद्दा कोई और? संरचनाकरण का सिद्धांत हो गया। हाँ, और गिडेंस जो है आधुनिकता में 4 संस्थाओं का उल्लेख करते हैं। ठीक है, 4 संस्थाओं का उल्लेख करते हैं आधुनिकता में। वो 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, या उसे कह सकते हैं आधुनिकता के लक्षण में भी कह सकते हैं। नंबर 1 पूंजीवाद आधुनिकता का सबसे बड़ा लक्षण है, पूंजीवाद। फिर उद्योगवाद, क्या है? उद्योगवाद। तीसरा राष्ट्रराज, तीसरा राष्ट्रराज। चौथा सैनिक निगरानी, या सैनिक शक्ति भी कह सकते हैं, सैनिक शक्ति। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। असन्निहित कारक, असन्निहित कारक वही संबंधों का जो विस्थापन हो रहा है हमारा, वही असन्निहित कारक है। संबंधों का विस्थापन होना ही असन्निहित कारक है। कहीं कहीं आ जाता है कि असन्निहित कारक की अवधारणा किसने दी है? तो गिडेंस ने दी है, जो हमारे संबंधों में जो विस्थापन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये 4 संस्थाओं का उल्लेख करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आधुनिकता के लक्षण में पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रराज और सैनिक शक्ति का उल्लेख कौन करता है? एंथोनी गिडेंस करते हैं। और सैनिक शक्ति में ही इन्होंने बॉर्डर्ड पावर कंटेनर की अवधारणा दी है। बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स, कंटेनर्स की अवधारणा दी है। सैनिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है ना, सैनिक शक्ति, बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स। लिख लीजिए इसको सब लोग। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं है वो बच्चे ऑनलाइन हो जाइए, कल से आपको अपडेट क्लास मिलेगी। ठीक है, तो 4 संस्थाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्रराज, सैनिक शक्ति, या इसको ये भी कह सकते हैं निगरानी समाज।
कई बार बताया गया है। निगरानी समाज की अवधारणा कौन दिया है समाजशास्त्र में? निगरानी समाज, निगरानी समाज की अवधारणा कौन दिया है? एनी स्टूडेंट कमेंट करें। ऑप्शन है आपके पास, रेनगोल्ड, किलफोर्ड गिड्स या फिर मैनुअल कैस्टल। मैनुअल कैस्टल। और एक विद्वान और भी जुड़ सकते हैं, मिशेल फूको, वो भी निगरानी की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं। ठीक है, निगरानी समाज किसे कहा जाता है? निगरानी समाज, निगरानी समाज क्या है? जो समाज ई शासन द्वारा अपने समाज के सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है, निगरानी समाज है। चाहे वह विद्यालय के माध्यम से स्टूडेंट के ऊपर, चाहे पुलिस के माध्यम से व्यक्तियों को, अपराधियों के ऊपर। ठीक है, यही है निगरानी समाज, यही है। ठीक, ये चार तत्व आपको याद रखने हैं। ठीक है, गिडेंस के बारे में यही से इंपॉर्टेंट है। तो गिडेंस का जो मैटर है, गिडेंस कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के समाजशास्त्री थे, जन्म कहाँ हुआ था इनका? ब्रिटेन। ये एक संरचनावादी है। ठीक है, तो गिडेंस का मामला कंप्लीट हो गया। गिडेंस में क्या क्या चीजें हैं, तो फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। गिडेंस संरचनावादी विचारक हैं, उत्तराधुनिकवादी विचारक हैं। ठीक है, और गिडेंस की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसमें क्या है? ड्युअलिटी की अवधारणा, स्ट्रक्चरेशन की अवधारणा, संरचनाकरण जिसे हम कहते हैं, लेट मॉडर्निटी की अवधारणा, डबल हेर्मेनेटिक की अवधारणा, रिफ्लेक्सिविटी की अवधारणा, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा, डबल हेर्मेटिक की अवधारणा। ठीक है, ये है। तो एथेंटिक गिडेंस का कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट विद्वान की जो कड़ी है वो आपका क्या है? मिशेल फूको। ठीक है, लेकिन आज हम चर्चा इस पे करेंगे कि हमने ये कहा कि ये उत्तर आधुनिक विचारक हैं। ये बताइए, क्या आधुनिकता पूर्ण रूपेण आ गई है कि हम उत्तर आधुनिकता की तरफ बढ़े? ये क्वेश्चन बनता है, क्या हम पूरी तरह से आधुनिक हो गए हैं कि हम उत्तर आधुनिकता की ओर सोचें? उत्तर आधुनिकता किसे कहते हैं बताइए? ठीक है, तो उत्तर जो आधुनिकता है, ठीक है, आधुनिक मूल्यों का प्रवेश हो जाएगा, पूंजीवाद चरम पे हो जाएगा। ठीक है, यह है प्रतिकृति की दुनिया हो जाएगी, ये सब आधुनिकता में आ गया। पार्सन्स ने कह दिया कि आधुनिकता मूल्यों की गठरी है। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि अभी हम पूरी तरह से आधुनिक नहीं हुए हैं। किस विद्वान का कथन है कि आधुनिकता अभी एक अधूरी परियोजना है? उनका हेबरमास, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, हेबरमास। हेबरमास क्या कहते हैं? आधुनिकता अभी अधूरी परियोजना है। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, अधूरी परियोजना है। किसका है ये? हेबरमास, हेबरमास। भारतीय संदर्भ में अगर हम आधुनिकता को देखें तो अभी हम पूर्ण रूप से आधुनिक ही नहीं हुए हैं, तो उत्तर आधुनिकता की बात सोचना गलत फहमी है। ठीक है, हम पूरी तरह से भी आधुनिक नहीं हुए हैं, क्योंकि आधुनिक का लक्षण टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी विकसित हो। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा एक टॉपिक आपके कोर्स में है, डिजिटल डिवाइड। चलिए बताइए, अगर आप मॉडर्न बनते हैं तो डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है ये बताइए? डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड किसे कहते हैं? डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड डिवाइड मीन्स विभाजन, डिवाइड मीन्स विभाजन। डिजिटल जो डिवाइड है वो इंटरनेट की
पहुंच पर आधारित अवधारणा है, पहुंच पर आधारित अवधारणा है, आधारित अवधारणा है कि कितने गांव या कितने लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं जिनके पास कंप्यूटर है, या कितने गांव या लोग इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं। तो ये असमानता ही क्या है? डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड। और गिडेंस की जो परीक्षाओं में किताबें पूछता है इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ किताबों का नाम मैं बताता हूँ। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। दूसरी किताब द कॉन्जिक्यूजनेस ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, द थर्ड वे, ये बुक इंपॉर्टेंट है। इमाइल दुर्खीम, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये सब बुक गिडेंस की मेन बुक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखना पड़ेगा इसको, डिजिटल डिवाइड को, किसकी अवधारणा है। लेकिन डिजिटल डिवाइड यही है कि इंटरनेट की पहुंच पर आधारित एक अवधारणा है। ठीक, इसमें जुड़ेंगे, इसमें मीरा देसाई या पीपा पीपा मोरिस या नोरिस की अवधारणा है। ठीक है, यह क्वेश्चन है एक इसका आया हुआ है। हो गया, कोई और जुड़ा है देखिए ऑनलाइन में कि नहीं? इसमें कितने लोग? बस आप, कोई नहीं जुड़ा, यही समस्या है ना, कोई लोड ही नहीं किया होगा, ये दिक्कत है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखिए ताकि मैं देखूँ ना, मैं कैसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ दिख रहा है। ये अच्छा लेट आता है क्या कुछ? अच्छा अभी तो मैं यहाँ आ गया, ये नहीं दिखा रहा। ठीक है जी, चलिए तो गिडेंस का कोर्स कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नया टॉपिक है मिशेल फूको, क्या है? मिशेल फूको या मिशेल फोकाल्ट। ठीक, इसकी मैं मेन अवधारणा आपको बताता हूँ, क्या इनका मेन है, क्या योगदान है। ठीक है, मिशेल फूको कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, ये फ्रांस के थे। इनकी प्रमुख अवधारणा क्या है? डिस्कोर्स, डिस्कोर्स अर्थात विमर्श। विमर्श को भी परीक्षाओं में क्या पूछता है? प्रवचन। क्या? अभी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि प्रवचन की अवधारणा किसने दी है समाजशास्त्र में? तो प्रवचन तो हिंदी में लिखा रहेगा प्रवचन, लेकिन अंग्रेजी क्या रहेगी? डिस्कोर्स। तो आप लोग भटकिएगा मत। डिस्कोर्स की अवधारणा किसकी है? मिशेल फूको की। डिस्कोर्स किसे कहते हैं? डिस्कोर्स, डिस्कोर्स क्या है? एक एक सामान्य धारणा, एक सामान्य धारणा बनाना। ठीक है, बनाना, या किसी घटना या वस्तु को, किसी घटना, किसी घटना या वस्तु को एक निश्चित फ्रेम में रखना। ठीक है, एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे पागलपन की धारणा, अपराधी ना, ऐसे लिखिए इसको। पागलपन के प्रति हमारी अभिवृत्ति, पागलपन के प्रति हमारी अभिवृत्ति, या
अपराधियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति, अपराधियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति या हमारे विचार, ठीक है, विचार या कामुकता के प्रति हमारे, कामुकता, कामुकता के प्रति हमारी अभिवृत्ति, ठीक है। पागलपन, अपराधी, कामुकता या स्त्री के संबंध में, नहीं, स्त्री, स्त्री के प्रति, स्त्रियां बनाई नहीं जाती, स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई जाती हैं। इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग या लिख लीजिए। ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है, ओके। ये मेरा पहला ही तो क्लास है, वो नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर वो कहेगा विमर्श, ठीक है, विमर्श क्या है बताइए, विमर्श क्या है? विमर्श किसे कहते हैं? एक धारणा पे पहुंचना, एक निष्कर्ष निकालना है, किसी घटना, किसी वस्तु के बारे में धारणा बना लेना, वही क्या है? निष्कर्ष। 10 लोग मिलकर एक व्यक्ति को पप्पू बना सकते हैं 10 लोग मिलकर एक व्यक्ति को क्या बना सकते हैं? पप्पू बना सकते हैं। इसको राजनीतिक वे में मत लीजिएगा, ठीक है, किसी पार्टी विशेष मत लीजिएगा ये मेरी बयानबाजी। तो किसी गाय को एक माता का दर्जा दिया गया, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए वो माता का दर्जा उन्हें मिल गया। विद्यार्थी के प्रति भी एक विमर्श है, जहां विद्यार्थी के बारे में पहले विमर्श था कि काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये लक्षण थे। क्या आज वो खरे उतरते हैं उस पैमाने पे? आज विमर्श बदल चुका है। आज आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, घर पे ही क्लास कर सकते हैं, गृह त्याग होना जरूरी नहीं है। अल्पाहारी आज के वर्तमान में देख सकते हैं, नहीं कि अल्पाहार कहाँ रह गया, कितना वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विमर्श बदलते रहते हैं हमारे। या विवाह के बारे में हमारा संदर्भ क्या था कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है, लेकिन आज लिव इन रिलेशनशिप की धारणा आ गई। ये हमारे विमर्श बदलते रहते हैं। तो विमर्श में आपको ये ध्यान रखना है, विमर्श में, ठीक है, कि प्राचीन समय में किसी घटना वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, विश्वास क्या था, और आज के परिवेश में हमारा उस वस्तु या घटना के प्रति दृष्टिकोण क्या है। तो मैंने 3 उदाहरण रखे हैं, और मिशेल फूको ने भी ये उदाहरण रखे थे, ठीक है। उसमें पहला उन्होंने बताया कि पागलपन के प्रति हमारे विचार पहले कैसे थे। तो पागलपन, पहले पागल को समझा था ये अभिशाप है, ये पूर्व जन्मों का पाप है कि ये पागल है, इसे जो है समाज से दूर रखना चाहिए, पागल खाना ही इसका उचित स्थान है। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान आया, या बहुत से साइंटिस्ट हुए जो उनके पास ज्ञान आया, तो उन्होंने विमर्श पैदा किया, मतलब उन्होंने धारणा चेंज किया अपने ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से एक नई धारणा बना दी कि नहीं, वो उन्हें भी स्नेह और प्यार की जरूरत है, उनका इलाज संभव है, ठीक है। इसलिए उनका स्थान पागल खाने के साथ साथ, ठीक है, उनको हम सामाजिक वातावरण में भी रख सकते हैं, उनके प्रति उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए, ठीक है, उनका इलाज संभव है। तो ये, ठीक है। फिर दूसरा, अपराधियों के प्रति हमारा विमर्श क्या था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। किसका कथन है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? लोम्ब्रोसो का, कि अपराधी जो है जन्मजात होते हैं। ये विमर्श था कि अपराध का कारण क्या है? हमारा शारीरिक लक्षण जिम्मेदार है, हम नहीं है, हमारे शारीरिक लक्षण जिम्मेदार है कि हम अपराधी हैं। तो इस बेस पे पुलिस ने जब देखा कि ये खूंखार प्रवृत्ति का दिख रहा है इसके लक्षण, उसको जेल में बंद कर दिए, भले उसकी गलती ना हो। तो फिर और विद्वानों ने सर्च किया, इस पैमानों को सर्च किया, तो बहुत से ऐसे भी पाए गए जो खूंखार प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्हें कोई अपराध नहीं किया था। तो ये विमर्श आगे चल के चेंज हो गया चलिए।
तो ये विमर्श हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो विमर्श किसने चेंज किया, सदरलैंड ने चेंज किया। उन्होंने क्या विमर्श लाया कि अपराधी होना शारीरिक लक्षण नहीं उत्तरदायी है। अपराधी होने के लिए, अपराधी होने के लिए संगति और सीख भी बहुत जरूरी होती है। मतलब अपराध संगत और सीख का परिणाम है। हमारे हालात हमको अपराधी बना देते हैं, हमारी मजबूरियां नहीं, गरीबी, भ्रष्टाचार, करप्ट सिस्टम, ये सब हमको बना देता है। और पहले जो धारणा थी कि अपराधी से हम घृणा करते थे, लेकिन आज की धारणा में चेंजिंग आ गई है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, है कि नहीं। तो विमर्श चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। और आज हम अपराधियों को फांसी नहीं देते हैं, आज हम उसमें नैदानिक उपचार करते हैं, निवारणात्मक, उनको मतलब सुधार गृह बने हैं, नहीं ओपन जेल बनी है, ताकि वो उनको पश्चाताप की भावना हो, वो भी सुधरे। ठीक है, तो ये है। फिर कामुकता के बारे में क्या इतिहास। कामुकता का जो पहले विमर्श था प्राचीन समय में, वो कामुकता एक कैसी अवधारणा थी, नैतिक अवधारणा थी। इसको लिख लीजिए, कामुकता प्राचीन समय में, या कामुकता का पारंपरिक दृष्टिकोण क्या था। कामुकता का पारंपरिक दृष्टिकोण नैतिक था, नैतिक था। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे कामुकता पर राज्य एवं सरकार का नियंत्रण हो गया। 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 लेकिन धीरे धीरे और विमर्श बदला, जिसमें हम रख सकते हैं गिडेंस की अवधारणा को, कि प्लास्टिक सेक्सुअलिटी आ गई, कि जो नैतिक था वो नैतिक नहीं रह गया, हमारी निजता का अधिकार हो गया। तो हम आज लिव इन रिलेशनशिप में रहे, मल्टी रिलेशन में रहे, ठीक है, ये सब चीजें आ गई कि नहीं। तो यही है। अब स्त्री के संबंध में भी विमर्श बदला। जो पहले था विमर्श कि शूद्र गवाह ढोल को सुनारी सकल कानून के अधिकारी, अब स्त्री नारीवादी आंदोलन आ गया, फेमिनिज्म आ गया, जो स्त्रियों को अधिकार दिलाने की मांग करती है। और उसमें सिमोना दी बुआ का नाम फर्स्ट है, कि उन्होंने कहा कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई जाती हैं। स्त्रियां जन्म से स्त्रियां नहीं पैदा होती, उन्हें स्त्रियां बनाया जाता है, उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये है रहा आपका विमर्श। ठीक है, और विमर्श देखिए, फूको का क्वेश्चन जब बनता है तो फूको ने ज्ञान और शक्ति की बात की है। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ज्ञान और शक्ति के बारे में किसने लिखा है, किसने ज्ञान और शक्ति के संबंधों पर चर्चा की है, तो क्या कहेंगे हम, फूको ने। ठीक है, फूको ने ज्ञान और शक्ति के संबंधों पर चर्चा की है। शक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, शक्ति, ये भी याद रखिएगा, शक्ति का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जब शक्ति में ज्ञान जुड़ जाता है तो वो बन जाता है विमर्श। ठीक है, तो शक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, इसको लिख लो, शक्ति अपने आप में कुछ नहीं है। लेकिन जब शक्ति में ज्ञान आता है तब उसमें परिवर्तन, तब हम समाज में परिवर्तन लाते हैं, या समाज में क्रांति आती है। शक्ति अपने आप में कुछ नहीं है। जब शक्ति में ज्ञान आता है, अर्थात नॉलेज ऑफ पावर, नॉलेज ऑफ पावर, तब समाज में क्रांति आती है। समाज की पुरानी मान्यताएं रद्द होती हैं, समाज की पुरानी मान्यताएं रद्द होती हैं, नया स्ट्रक्चर समाज का उभर कर सामने आता है। चाहे वो विवाह संस्था के बारे में हो, कामुकता के बारे में हो, अपराधियों के बारे में हो, और पुरानी सामाजिक व्यवस्था या संरचना के स्थान पर नई संरचना का सूत्रपात होता है। ठीक है,
प्रीवियस ईयर पूछा था क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी बुक किस सन में आई, किस सन में आई थी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी बुक? 1976 में। इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी मतलब उसका कामुकता का इतिहास, यानी हमको बैक में जाना है कि कामुकता के बारे में क्या बातें हुई थी और क्या संशोधन हुए, ठीक है ना। तो हमको कुछ मतलब इसमें बुक से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनके एक बुक का नाम है ज्ञान का पुरातत्व। क्या है? ज्ञान का पुरातत्व। ज्ञान का पुरातत्व, ज्ञान का पुरातत्व। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नॉलेज KNOWLED। स्पेलिंग सही है, देखिए मिस्टेक हो सकता है। नॉलेज, ठीक है ना। तो ज्ञान का पुरातत्व क्या है बताइए, ज्ञान का पुरातत्व क्या है? यदि हमें कोई नया विमर्श लाना है, समाज की जो पुरानी संरचना की जो नियम है उनको बदलना है, या जो ज्ञान वर्तमान में विद्यमान है उसको चेंज करना है, तो हमको क्या करना होगा? उस ज्ञान के अतीत में जाना होगा, उसके ज्ञान के अतीत में जाना होगा। जैसे विवाह जाति व्यवस्था है, उसके बारे में आप नया नियम बनाना चाहते हैं, नया दृष्टिकोण पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में क्या होगा? हम जाति के अतीत के बारे में जानेंगे। तो जाति का क्या इतिहास रहा है, जाति के बारे में क्या क्या विद्वानों ने कहा है, क्या क्या विमर्श रहे हैं, बताइए। अब आप बताइए जाति के संबंध में आपके क्या सिद्धांत रहे हैं, बताइए जाति के बारे में। मैं सिद्धांत पूछ रहा हूं कि जाति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जाति के बारे में कौन कौन सिद्धांत हैं। चलिए हम बात करते हैं जाति का धार्मिक सिद्धांत क्या कहता है। जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसे कहते हैं? कोई भी स्टूडेंट बताए, कमेंट करे, बताएं। जाति का जो धार्मिक सिद्धांत है होकार्ट एवं सेनाट ने दिया है कि धार्मिक रीजन से ये मतलब जाति की उत्पत्ति हुई। कुछ विशेष वर्ग पूजा पाठ का कार्य करने लगे, पुरोहित का कार्य करने लगे, या उनको मंदिरों में जाने का अधिकार था, और कुछ लोग उससे वंचित रह गए। या भोजन का भी बात है कि कौन सा भोजन लोग कैसा खाते थे, उस हिसाब से ये उत्पत्ति हुई, ठीक है। होकार्ट एवं सेनाट, होकार्ट एवं सेनाट, होकार्ट एवं सेनाट, होकार्ट एवं सेनाट, ठीक है। ये जाति के संदर्भ में मान लीजिए विमर्श रहा होगा, जाति का अतीत है। फिर जाति का अतीत में और है कि जाति की उत्पत्ति कारण व्यवसाय है या पेशा, और केवल पेशा ही जाति की उत्पत्ति का कारण है। ये किसका कथन है? नेस्फील्ड का है, इसका है नेस्फील्ड। फिर जाति के बारे में एक सिद्धांत आया, परंपरागत सिद्धांत, जो सर्वप्रथम पहला सिद्धांत है जाति की उत्पत्ति का, परंपरागत सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि जाति कैसे उत्पन्न हुई? एक विराट पुरुष आए, उनके शरीर के विभिन्न भागों से जाति उत्पन्न हुई, जैसे मस्तिष्क से या सिर से ब्राह्मण, और भुजाओं से, वक्षस्थल से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैर से शूद्र। ये जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत था, ठीक है। और विमर्श आया, और नहीं कहा कि नहीं जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत में हमारे राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत जाति की उत्पत्ति किसने दिया है? अबे डुबायस, किसने? अबे डुबायस। जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत अबे डुबायस। हो गया। तो ये विमर्श रहा है जाति की उत्पत्ति के बारे में। तो जाति के बंधनों को अगर हमको शिथिल करना है, तोड़ना है, नई संकल्पनाएं लानी है, तो हम जाति के अतीत में जाएंगे। यही इनका यही कहने का मतलब है कि समाज में नियमों में बदलाव चाहिए, स्ट्रक्चर आपको चेंज चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? उसके अतीत में जाना होगा, ज्ञान का पुरातत्व, उस ज्ञान के अतीत में जाना होगा। उसके बारे में धारणाएं क्या रही हैं? तो उन्होंने गए
अपराध के बारे में गए, कामुकता के बारे में गए, ठीक है। जैसे विवाह था, पहले क्या था, संस्कार, अब समझौता बनने लगा है, ठीक, यही है। तो विमर्श में यही है, यही इनका विमर्श रहा है। तो उन्होंने एक बुक लिखी, ज्ञान का पुरातत्व, इसके माध्यम से उन्होंने विमर्श को देखा। और इनका यह भी कथन है कि विमर्श ही व्यक्ति को नियंत्रित करता है। विमर्श क्या करता है, लिख लो, इनका महत्वपूर्ण कथन है, विमर्श ही व्यक्ति को नियंत्रित करता है। विमर्श ही व्यक्ति को नियंत्रित करता है। और एक फूको का कथन है, एक अवधारणा लिखिए फूको की, शक्ति की, यह अवधारणा है फूको की, शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की अवधारणा, शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की अवधारणा, राजनीति की अवधारणा, शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की अवधारणा, यानी माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर। ये क्या करते हैं, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर की बात करते हैं। और इसी को फूको ने माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर को ही माइक्रो फिजिक्स कहा है, माइक्रो फिजिक्स। ये ध्यान में रहे कि ये माइक्रो फिजिक्स है, नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, अगस्त आमटे को टिक कर देंगे। सोशल फिजिक्स उनकी अवधारणा है, इनकी अवधारणा क्या है, माइक्रो फिजिक्स। सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी, बच्चे जुड़े, सूक्ष्म भौतिकी, शक्ति की सूक्ष्म राजनीति, शक्ति की सूक्ष्म राजनीति। ठीक है, क्या समझते हैं, समय है नहीं, 4 मिनट और 4 मिनट और। शक्ति की सूक्ष्म राजनीति, देखिए जो वेबर है, अल्थ्यूजर है, वेबर अल्थ्यूजर, नोट करके लिखना इसको, लिखिए वेबर और अल्थ्यूजर, वेबर और अल्थ्यूजर, वेबर और अल्थ्यूजर, ठीक है। शक्ति का प्रमुख स्रोत, शक्ति का प्रमुख स्रोत राज्य को मानते हैं, शक्ति का प्रमुख स्रोत राज्य को मानते हैं। अर्थात शक्ति राज्य में निहित होती है, अर्थात शक्ति राज्य में निहित होती है। शक्ति राज्य में निहित होती है, ठीक है। परंतु फूको के अनुसार, परंतु फूको के अनुसार शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र व्यक्ति है, शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र व्यक्ति है। अर्थात व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति अपने विमर्श, अपने विमर्श, पोस्टर में लिख लो, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति से राज्य या संस्थाओं को प्रभावित करता है, राज्य या संस्थाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मेन मेन आपकी अवधारणा हो गई, डिस्कोर्स की अवधारणा,
इसके बारे में मैंने आपको बताया, आर्कियोलॉजी के बारे में बताया, ठीक है। डिस्कोर्स के मैंने एग्जाम्पल दिए आप लोगों को, ठीक है। ये सब चीजें रही इनके बारे में। और अगर और देखा जाए तो ये फूको किससे प्रभावित थे? फूको ने शक्ति की अवधारणा किससे ग्रहण की थी? नीत्शे से। किससे? नीत्शे से। फूको ने बुद्धि संगतता की अवधारणा किससे ली थी? फूको ने बुद्धि संगतता की अवधारणा किससे ली थी? मैक्स वेबर से, ठीक है। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किससे ली थी? कार्ल मार्क्स से, ठीक है, कार्ल मार्क्स से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। ठीक, धन्यवाद। ओके। समय से है ना? सिस्टम बंद की सिस्टम क्लास हो रही है। ओके, होगा।